गोल्टा डाइस के डेली क्विज सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वजीत शुक्ला और आइए मेरे साथ कुछ चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसके खोलने के बाद आप आसानी से डेली क्विज सॉल्व कर सकते हैं हिंदी मीडियम का। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक उच्च न्यायालय द्वारा एक केंद्रीय कानून या नियम के संचालन पर रोक लगाने वाले आदेश केवल उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तक ही सीमित है, पूरे देश में संचालित नहीं होता है। दूसरा कथन है, यदि वह व्यक्ति जिसने रिट जारी की जानी है राज्य ए में स्थित है लेकिन कार्रवाई का कारण राज्य बी में उत्पन्न हुआ है तो रिट याचिका दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार दोनों उच्च न्यायालय के पास होगा, राज्य ए के पास भी और राज्य बी के पास भी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। अब आइए इसका सही उत्तर जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि केवल दो। तो इसमें पहला कथन ये है कि सीमित जो है वो नहीं होता, एक ही क्षेत्र तक सीमित नहीं है, मतलब कार्रवाई कहीं भी कोई भी उच्च न्यायालय कर सकती है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि एक उच्च न्यायालय के पास उन सभी क्षेत्रों में शक्तियाँ होगी जिनके संबंध में वह अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। हालांकि जब केंद्रीय कानून या नियम के खिलाफ उच्च न्यायालय के फैसले की बात आती है तो स्थिति अलग हो सकती है। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि जिस पे रिट जारी करनी है वो ए राज्य में स्थित है और किसी दूसरे राज्य में रिट का कारण अगर उत्पन्न होता है तो फिर वहाँ भी वो हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इशूड है वो ए में है और जो कारण मतलब अराइज हुआ है वो इसमें है। तो आर्टिकल 226 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 226 का क्लॉज 2 में ये देख सकते हैं कि हो सकता है। आप डेली क्विज खोल के नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ आपके लिंक मिलेगा ये वाला, आप लिंक खोल के आसानी से इसको देख सकते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, विकेंद्रीकृत खरीद योजना या डीसीपी के तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण राज्य सरकार द्वारा स्वयं किया जाता है। दूसरा कथन है इसी में, यह एकमात्र खाद्य खरीद योजना है जिसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आप खुद का चेक करने के लिए वीडियो को पॉज करके आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा या कौन सा कथन गलत होगा। अब आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यह एकमात्र खरीद खाद्य योजना नहीं है, और भी हैं लेकिन इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या है कि 1997-98 में यह योजना शुरू हुई थी तो लगभग इस योजना के 23 साल पूरे होने के बाद भी सिर्फ 23 राज्यों ने विकेंद्रीकृत खरीद योजना को अब तक लागू किया है, जिसमें चावल के लिए 15 राज्य हैं और गेहूं के लिए 8 हैं। तो इसे 13 अगस्त 2021 को एक जारी विज्ञापन में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण अस्थायी समिति पर संसदीय अस्थायी समिति द्वारा हरी झंडी दी गई। तो ये मैंने अभी बताया कि 97-98 में यह योजना शुरू हुई थी और यह भारत की एक कल्याणकारी राज्य योजनाओं में से भी एक है जो कि खाद्य वितरण, खाद्य सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है। यह योजना राज्यों को स्थानीय लोगों और अपने उपज वितरित करने की अनुमति देकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम को और मजबूत बनाती है। इससे लोग अपनी पसंद के अनुसार खाद्यान्न खरीद सकते हैं, यानी कि जिन लोगों को चावल चाहिए वो चावल लेंगे, जिनको गेहूँ चाहिए वो गेहूँ लेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से है, भूगोल से। तो हिंद महासागर में महान चैनल अलग करता है। हालांकि आपको हिंदी में थोड़ा महान वर्ड अजीब लग रहा होगा लेकिन इसका नाम ग्रेट चैनल है। तो ऑप्शन ए है, भारत और इंडोनेशिया का ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है, मालदीव और सेशेल्स को अलग करता है, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत और इंडोनेशिया के ग्रेट निकोबार द्वीप को यह अलग करता है। आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे है ग्रेट चैनल, ये है मलेशिया, ये है इंडोनेशिया का सुमात्रा। ठीक है, तो हिंद महासागर में ग्रेट चैनल भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के आंचे प्रांत की को अलग करता है। ग्रेट चैनल यानी कि भूमध्य रेखा के 6 डिग्री उत्तर में स्थित है और इसे लोकप्रिय रूप से 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे 8 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, उसी तरह 6 डिग्री चैनल है। ये चैनल्स कुछ नहीं होते, ये लैटिट्यूड्स होते हैं। जैसे ये अर्थ है तो इसका ये जो लैटिट्यूड्स है ये 6 डिग्री अगर है तो ये 6 डिग्री चैनल हो गया, ये 8 डिग्री है तो 8 डिग्री चैनल हो गया। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार इफ आयोग का अध्यक्ष कम से कम यानी कि फाइनेंस कमीशन 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का सदस्य होगा। दूसरा कथन है, आयोग को अपने कार्यों के प्रदर्शन में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 सिविल प्रोसीजर कोड
1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। तीसरा कथन है वित्त आयोग को भेजे गए सभी मामले सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के दायरे से बाहर हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, केवल 2। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 5 वर्ष का राज्य वित्त आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनना कोई ज़रूरी नहीं है। आपको किसी भी पब्लिक अफेयर्स क्षेत्र में अगर अनुभव है तो आप आसानी से इसका बन सकते हैं। तो इसमें कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस है जो देख लेते हैं। द चेयरमैन ऑफ कमीशन शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग पर्सन हु हैड एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर एंड 4 अदर मेंबर्स शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम, मतलब गवर्नमेंट जिसको चाहे, अगर उनको लगे कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है, ये आदमी एक्सपीरियंस्ड है पब्लिक अफेयर्स मीटिंग ये सब में, तो वो बना सकते हैं अध्यक्ष। और जो मेंबर्स हैं उनके लिए या तो वो हाई कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब अपॉइंटमेंट के क्वालिफिकेशन के लायक हो। दूसरा, उनको फाइनेंस और अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो। तीसरा, उनका एक्सपीरियंस फाइनेंशियल मैटर में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी अच्छा हो। और उनको इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज हो, यानी कि अर्थव्यवस्था का अच्छा खासा अगर ज्ञान हो तो वो सदस्य बन सकते हैं। दूसरा कथन भी सही है, जैसे सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के वो ये कहता है कि समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेस, मतलब जो विटनेस है उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा और ये कमीशन ही डिसाइड करेगी, क्योंकि उनको पावर मिला है, जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत उनको ये पावर मिला है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक विविधता सम्मेलन का लक्ष्य है? पहला, जैविक विविधता का संरक्षण। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। तीसरा, इसके घटक का सतत उपयोग, सस्टेनेबल यूज़। चौथा, आनुवांशिक संसाधन से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। नीचे दिए गए उत्तर कूट को आप चुनिए। तो पहला कथन है केवल 1, 2 और 3। दूसरा 1, 2 और 4। तीसरा 2, 3 और 4। चौथा है 1, 3 और 4। तो आप इसका सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। आप सबको अच्छे से पढ़ लीजिए और प्रश्न को भी अच्छे से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन, यानी कि CBD, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है। इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे पक्ष हैं। तो इसके मेन 3 लक्ष्य हैं, जैव विविधता का संरक्षण और इसके जितने भी घटक हैं उनका सतत उपयोग। तीसरा है आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण सतत उपाय के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना है और इसे अक्सर सतत विकास के संबंध में प्रमुख दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। अब इस कन्वेंशन को 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो के अर्थ समिट में, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 29 दिसंबर 1993 को यह पूरी तरह से लागू हो गया। तो आज का क्विज यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगली नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हम डेली क्विज अपलोड करते हैं जिसमें हमारे 10 प्रश्न, महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होते हैं। तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को खोल के आप आसानी से उसको कर सकते हैं और खुद का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद।